Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi, I am your science teacher in Navjyoti Global School Paharpani. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज हम क्लास 8th की साइंस का चैप्टर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं। जिस चैप्टर का नाम है हमारा रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो इसका मतलब होता है एडोलेसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था की ओर तो इस चैप्टर को हम अब पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर you have learned how animals reproduce. It is only after growing up to certain age that human beings and many other animals can reproduce. Why can humans reproduce only after a certain age? जैसा कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जंतुओं में किस प्रकार रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है, ठीक है। किस प्रकार दो जंतु मिलकर मेल और फीमेल एक नए न्यू बॉर्न बेबी को पैदा करते हैं। तो हम मानव एवं बहुत से अन्य जंतु, ठीक है, एक निश्चित आयु के बाद ही क्या करते हैं, जनन करते हैं। क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। एक उनकी आयु की लिमिट होती है कि इस आयु के बाद ही उसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। तो वो आयु क्यों निर्धारित है, ऐसा क्यों होता है। In this chapter you will learn about changes that take place in the human body after which a person become capable of reproduction. तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि मानव के शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे जिसके बाद ही वो जनन करने में कैपेबल हो पाता है, ठीक है। तो इन चैप्टर 9th, तो अगर हम कैपेबल को बोले तो हम कैपेबल मतलब होता है सक्षम, ठीक है। कैपेबल का हिंदी मीनिंग होता है सक्षम। इन चैप्टर 9th you have learnt about human reproductive organs. Here we shall discuss the role of the hormones play in bringing about change that make child grow into an adult. तो इस चैप्टर में हम मानव के ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है मानव के जनन अंग हैं उनके बारे में बात करेंगे। और इस चैप्टर में हम उन हार्मोन्स के बारे में भी बात करेंगे जो बच्चे के होने के टाइम पे, ठीक है, जो बच्चे में होने वाले उन परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और जो बच्चे के पैदा होने पे जो उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं, हम कहते हैं देखो जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे का अपनी अडल्ट लाइफ में, किशोर अवस्था आने में जो उसके बीच हार्मोन्स चेंज होते हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर पे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा एडोलेसेंस एंड पुबर्टी, किशोरावस्था एवं यौनारंभ, ठीक है। बूजो वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे आफ्टर हिज फ्रेंड लेफ्ट Bujo and Paheli chatting with their parents. Paheli studied in all girls school. She started laughing. She remarked that many of Bujo's school friends whom she met after a year had suddenly stopped up in height. Some of them were looking very funny with the hairy lines above their lips. Her mother explained that the boys had grown up. तो बूझो अपना, ठीक है, बूझो जो लड़का है अपना 12वां जन्मदिन मना रहा था, ठीक। मित्रों के चले जाने के पश्चात बूझो और जो पहेली हैं अपने मम्मी पापा से बात करते हैं। पहेली एक लड़कियों के स्कूल में पढ़ती है, ठीक है। पहेली जो है वो लड़की जैसे गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती है। तो वह हंसने लगी। उसने टिप्पणी की कि बूझो के कई मित्र जिनसे वह 1 वर्ष बाद मिल रही है उनकी लंबाई एकाएक कितनी बढ़ गई। उनमें से कुछ की तो मूछें आ रही हैं और कार्टून जैसे दिख रहे हैं। ऐसा कौन कहती है, ऐसा पहेली कहती है। तो फिर उसकी मम्मी ने उसे समझाया कि उस लड़के अब बड़े हो गए। ग्रोथ begins from the day one is born, but upon crossing the age of 10th or 11th, there is a sudden spurt in growth which became noticeable. The change taking place in the body are part growing up. तो फिर उसकी मम्मी ने उसे समझाया कि वृद्धि जब जिस टाइम से बच्चा पैदा होता है उसमें उस टाइम से वृद्धि होने लगती है, ग्रोथ होने लगती है, परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है, ठीक है। जैसे 10 या 11
साल के बाद अचानक से या तो हाइट बढ़ती है, मूंछ आने लगती है, तो इस प्रकार के चेंजेस होने लगते हैं। दे इंडिकेट दैट यू आर ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल, यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट। तो ये क्या आपको इंडिकेट करता है कि अब आप, ये हमें इस बात का संकेत देता है कि अब आप बच्चे नहीं रहे, अब आप किस में आ रहे हैं, युवा अवस्था में, अडल्ट। ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। जो ये वृद्धि होती है, ये जो वृद्धि होती है, ये एक प्राकृतिक प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रक्रम है। द पीरियड ऑफ लाइफ when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence। तो शरीर का, जीवन काल का वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके फलस्वरूप रिप्रोडक्शन में परिपक्वता आती है, इसे हम क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहलाती है। Adolescence begin around the age of 11 and last up to 18 or 19 years old। तो जो किशोरावस्था है लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। Since this period covers the teen 13 to 18 or 19 year age, adolescents are also called teenagers। तो हम adolescents को teenager भी कहते हैं। देखो 13, 16, 17, 18, 19, तो ये सब teens हैं। तो ये किसके अंदर आते हैं, teenagers, इसको teenagers भी कहा जाता है। In girls, adolescence may be begin a year or 2 years earlier than in boys. Also, the period of adolescence varies from person to person। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1-2 वर्ष पहले से आने लग जाती है। ठीक है, किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में अलग अलग होती है। तो ये हर ह्यूमन बॉडी में एडोलेसेंस अलग अलग होता है। The human body undergoes several changes during adolescence. These changes mark the onset of puberty. The most important change which marks puberty is that boys and girls become capable of reproduction. Puberty ends when adolescents reach reproductive maturity। तो किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। ठीक है, यह परिवर्तन हमें क्या कहते हैं, प्यूबर्टी का मतलब होता है यौनारंभ का संकेत देता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है कि लड़के और लड़कियों की रिप्रोडक्शन की क्षमता में ग्रोथ होती है। तो किशोर की जनन परिपक्वता के साथ यौनारंभ स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक चेंजेस एट प्यूबर्टी, यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं किशोरावस्था में? तो पहला चेंज है इंक्रीज इन हाइट। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हमारी जब हम किशोरावस्था में आते हैं तो हमारी हाइट बढ़ जाती है। तो पहला क्या होता है, हाइट में इंक्रीजमेंट। The most conspicuous changes during puberty is the sudden increase in the height. At this time, the long bones, that is the bones of the arms and the legs, elongate and make a person tall। लंबाई में एकाएक वृद्धि हो जाती है हमारी किशोरावस्था के टाइम पे। ठीक है, और इस समय शरीर की लंबी अस्थियों की, अर्थात हाथ व पाँव की जो हमारी अस्थियाँ होती हैं, बोन्स होते हैं, इनमें भी क्या होती है, ग्रोथ होती है, ये भी इंक्रीज होते हैं। तो पहला हमारा है इंक्रीज इन हाइट। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन बॉडी शेप। चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी जो हमारी शारीरिक आकृति है, बॉडी का शेप है, इसमें परिवर्तन आता है। हैव यू नोटिस दैट बॉयज इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर एंड वाइडर चेस्ट देन बॉयज इन जूनियर क्लासेस? This is because they have entered the age of puberty, when shoulders generally broaden as a result of growth. In girls, the region below the waist become wider. In boys, the muscles of the body growth more prominently than the girls. Thus, the change occurring in adolescent boys and girls in different. तो जैसे कि हमने कहा कि शरीर की आकृति में परिवर्तन होता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जो आपकी क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, उनके कंधे, लड़कों के कंधे और सीने, ठीक है, जो हमारे आपकी क्लास से जो दूसरी छोटी क्लास है उनमें पढ़ने वाले बच्चों की अपेक्षा क्या होते हैं, चौड़े होते हैं।
तो ये क्या कारण है, ये हमारा किसका कारण है, अडल्ट टीनेजर का, किशोरावस्था का, एडोलेसेंस का, ठीक है। और आपने लड़कियों में कमर का जो निचला भाग होता है वो क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। तो वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा गठी जैसी होती हैं, ठीक है। अतः किशोरावस्था के दौरान हम कह सकते हैं कि लड़के और लड़कियों में अलग अलग परिवर्तन होने लगते हैं। तो ऐसी एक और परिवर्तन है वॉइस चेंज, दो हम पढ़ चुके हैं, इंक्रीज इन हाइट और चेंज इन साइज, बॉडी साइज। नेक्स्ट है हमारा वॉइस चेंज। डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज इन योर क्लास क्रैक्स? क्या आपने कभी ध्यान दिया है, कभी कभी आपकी कक्षा में पढ़ने वाले कुछ बच्चों की जो आवाज़ है फटने लगती है। एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लारिंक्स बिगिंस टू ग्रो. Boys develop larger voice boxes. The growing voice box in boys can be seen protruding part of the throat called Adam's apple. क्या आपने ध्यान दिया कभी कभी आपकी कक्षा में जो लड़के हैं उनकी आवाज़ फटने लगती है? तो जब हमारा ये किशोर अवस्था में क्या होता है, जो हमारा स्वर यंत्र होता है, वॉइस बॉक्स मतलब स्वर यंत्र, और लारिंक्स को हम लारिंक्स कहते हैं, इसमें क्या होती है, ग्रोथ होने लगती है, इसमें वृद्धि होने लगती है। तो लड़कों में बढ़ता हुआ जो उनका स्वर यंत्र है गले की सामने पे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। और इन गर्ल्स द लारिंक्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। और लड़कियों में जो स्वर यंत्र होता है अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता है। गर्ल्स हैव हाई पिच्ड वॉइस whereas बॉयज हैव अ डीप वॉइस। जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों का स्वर गहरा होता है, ठीक है, और लड़कियों का स्वर हाई पिच्ड होता है, उच्च होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। लड़कों की वॉइस गहरी होती है और लड़कियों की हाई पिच्ड होती है। In adolescent boys, sometimes the muscle on the growing voice box go out of control. The voice become hoarse. This state may remain few days or a weeks, after which the voice normal. तो कभी कभी जो हमारे किशोरावस्था में लड़के होते हैं उनकी पेशियाँ, जो स्वरयंत्र की मांसपेशियाँ मसल्स होती हैं, उनमें वृद्धि होने लगती है, तो उनकी आवाज़ फटने या फिर भर्राने लगती है। तो यह स्थिति कुछ वीक्स तक या कुछ दिनों तक बनी रहती है। तो ये स्थिति उनकी कुछ टाइम तक, कुछ दिनों तक बनी रहती है, जिसके बाद वो नॉर्मल अपनी वॉइस में आ जाते हैं। तो आप ये देख सकते हो एडम्स एप्पल हम किसे कहते हैं, यहाँ पे इस तरह आप देख सकते हो, ये उभरा हुआ पोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। तो ये हमारा है नेक्स्ट, स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशील में वृद्धि। तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी, स्वेट मतलब आपका पसीना भी होता है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड इंक्रीज। जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियाँ, ग्लैंड्स मतलब ग्रंथियाँ, जो स्वेट वाली ग्रंथियाँ होती है, और ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड, इनमें भी हमारा इंक्रीजमेंट होता है। Many young people get acne and pimples on the face at this time because of the increased activity of these glands in the skin. तो हमारी स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड में वृद्धि होने के कारण बहुत सारे लोगों के फेस में क्या आते हैं, दाने आते हैं, पिंपल्स आते हैं। तो ये भी क्या है, एक अडल्ट आपका चाइल्ड से अडल्ट अवस्था में जाने पे जो हमारी बॉडीज़ में चेंजेस आते हैं, इस चेंज के अंदर है। इसी तरह और है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, ठीक है। लुक अप फिगर 9.1 9.3 ऑफ द प्रीवियस लेसन। जो इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था, उस चैप्टर में जो आपका फिगर 9.1 और 9.3 है, तो आप उसमें देख सकते हैं ह्यूमंस के सेक्स ऑर्गन। तो उसमें आपको किस तरह एट अ प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन लाइक द टेस्ट एंड द पेनिस डेवलप्ड कंप्लीटली, द टेस्टिस आल्सो बिकम टू प्रोड्यूस स्पर्म, इन गर्ल्स ओवरीज enlarge and eggs become to mature, also ovaries start releasing mature eggs। तो इसके बारे में हम चैप्टर
इससे पहले वाले चैप्टर में, चैप्टर 9 में पढ़ चुके हैं तो किस तरह आपका सेक्स ऑर्गन में डेवलपमेंट होता है जब आप अडल्ट स्टेज में जाते हैं। नेक्स्ट है रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। तो इसका मतलब होता है मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता। ठीक है, मेंटल मानसिक, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक और इमोशनल होता है संवेदनात्मक। मैच्योरिटी मतलब परिपक्वता। जैसे हम कहते हैं ये तो मैच्योर नहीं है, तो ये मैच्योर नहीं है, ये अभी बच्चा है, तो ये इसका मतलब होता है परिपक्वता नहीं है। एडोलेसेंस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सन वे ऑफ थिंकिंग। किशोरावस्था में इन सब के अलावा जो इंसान है, जो मनुष्य है, उसकी क्या कहते हैं, सोचने की थिंकिंग भी बहुत चेंज हो जाती है। आप एक बच्चे को देखो और एक छोटे से 4-5 साल के बच्चे और एक 18 या 17 या 19 साल का कोई बच्चा है, उन दोनों में कंपेयर करो, वो क्या सोचता है और वो क्या सोचता है। उन दोनों के बीच आप देखना थिंकिंग मतलब उनकी सोच में कितना फ़र्क है। एक जो छोटा बच्चा होता है उसे खाने से, अपने खिलौने से, इन सब से मतलब रहता है, पर एक जो टीन एज के बीच में होता है, जो आपका 13 से 19 के एज में जो बच्चा होता है, उसमें उसकी थिंकिंग कहाँ तक होती है। Adolescents are more independent than before and are also self-conscious. Intellectual development take place and they tend to spend considerable time thinking. In fact, it is often the time in one's life when the brain has greatest capacity of learning. Sometimes an adolescent may feel insecure while trying to adjust the change in the body and mind. But as adolescent learners, you should know that there is no reason to feel insecure. These changes are natural part of growing up. तो जैसे कि किसी व्यक्ति के जीवन में यह समय जब उसके मस्तिष्क में सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। अडल्ट एज ऐसी एज होती है जब इंसान की जो हमारी सीखने की क्षमता होती है वो भी बहुत गति तीव्र रहती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। कभी कभी जो हमारे किशोर जो मनुष्य है वो अपने इस बॉडी में होने वाले चेंजेस में अपने आप को ढाल नहीं पाता है, वो अपने आप को इनसिक्योर फील करता है, उसको समझ में नहीं आता है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये परिवर्तन जो होते हैं ये प्राकृतिक है, नेचुरल है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इसका हिंदी में हम कहते हैं इसे गैर लैंगिक लक्षण। You have learned in chapter 9 that testes and ovaries are the reproductive organs। जैसे कि आपने इससे पहले चैप्टर 9 में पढ़ा है कि हमारे जो टेस्टिस और ओवरी हैं, शुक्राणु तथा अंडाणु युग्मक, अथवा जैसे कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि टेस्टेड एंड ओवरीज विषण और अंडाशय, ठीक है, ये क्या है, जनन अंग है। दे प्रोड्यूस द गैमेट्स दैट इज स्पर्म्स एंड ओवा। तो ये युग्मक, ठीक है, ये युग्मक प्रोड्यूस करते हैं जो क्या होते हैं, शुक्राणु और अंडाणु। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट प्यूबर्टी एंड बॉयज बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर that is mustache and beard, as these features help to distinguish the male from the female. They are called secondary sexual characteristics. Boy also developed hair on their chest. In both boys and girls, hair grow under the arms, in the region above thigh or in a public region. तो जैसा कि जो हमारी किशोर अवस्था होती है उसमें लड़कियों की ब्रेस्ट में ग्रोथ होती है तथा लड़कों के चेहरे में बाल उगते हैं और दाढ़ी मूंछ आने लगती है, और यही लक्षण होते हैं कि हम लड़के और लड़कियों को पहचानने में हमें सहायता रहती है। लड़कियों के सर के बाल की ग्रोथ होती है, ठीक है, तो इन्हीं को हम कहते हैं गौण लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। और क्या कहते हैं इसमें, और लड़कों के सीने पर भी बाल आते हैं, लड़के और लड़कियों में दोनों में अंडर आर्म्स पे और रीजन्स अबव थाइस पे और पब्लिक रीजन पे बाल आने लगते हैं। The changes which occur at the adolescence are controlled by hormones। जो ये हमारे परिवर्तन आ रहे हैं किशोर अवस्था में, ये हार्मोन्स द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, हार्मोन्स का इनमें नियंत्रण होता है। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस। जो हार्मोन होता है ये हमारा एक रासायनिक सब्सटेंस है। दीज आर अ सीक्रेशन ऑफ
endocrine glands, endocrine system, the male hormone or a testosterone begins to be relaxed by the test at the onset of puberty. This is caused the change in boys about which you have just learned. For example, the growth of facial hair. Once puberty is reached in girls, ovaries become to produce the female hormone or estrogen, which makes the breast developed. Milk secreting glands or mammary glands developed inside the breast. The production of these hormones is under the control of another hormone secreted from endocrine gland, pituitary gland. तो किशोरावस्था में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं इनमें कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन नियंत्रित करता है. हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है. यह हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं, यह हमारी जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, इनके द्वारा इनमें क्या होता है? सिक्रेशन होता है. ठीक है. तो यौन जब हमारा किशोरावस्था के साथ साथ जो हमारा मेल हार्मोन है, ठीक है, पुरुष हार्मोन अथवा टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण मतलब इनका रिलीज होना शुरू हो जाता है, ये फ्लो होने स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है. तो यह लड़कों में परिवर्तन का कारक है. जैसे कि हम देख सकते हैं कि उनके चेहरों पे बाल आते हैं तो इन हार्मोन्स में चेंज होने के कारण है. इसी तरह लड़कियों के उसमें अंडाशय में स्त्री हार्मोन में एस्ट्रोजन उत्पादित होता है, तो जिसकी वजह से उनके ब्रेस्ट में इंक्रीजमेंट होती है. ठीक है. और इसी तरह हम इन हार्मोन का उत्पादन और नियंत्रण दूसरे हार्मोन द्वारा किया जाता है. जैसे कि पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा इनका क्या किया जाता है? फ्लो इनका रिलीज्ड पिट्यूटरी, इनका जो सीक्रेटेड होता है स्त्रवण, तो ये सब किसके द्वारा किया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू. रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन. जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन की क्या भूमिका होती है? Endocrine glands release hormones into the blood stream to reach a particular body part called target site. जो हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन होती है, ये हमारा जो ब्लड स्ट्रीम होता है, ठीक है, हार्मोन हमारा जो ब्लड स्ट्रीम होता है उसमें क्या करती है? स्त्रावित करती है, रिलीज होती है, जिससे वह शरीर के विशिष्ट भागों में पहुंचती है. जो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है ये हमारा ब्लड स्ट्रीम में बहता है, तो जिसके थ्रू ये बहुत डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाती है. ठीक है. और अपना जो टारगेट है, लक्ष्य है, उसके प्रति रिस्पॉन्स करती है. हमारे शरीर में अनेक इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं. ठीक है. हमारे शरीर में अनेक इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो हमारे विसरण और अंडाशय में लैंगिक हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं. देखो, द टेस्ट एंड ओवरी सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स. तो इस तरह देखो यहाँ पे दिखाया आपको, हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्ट एंड ओवरीज टू रिलीज testosterone in male and estrogen in female, released in the blood stream and reach part of the target site, stimulate change in the body at onset of puberty. तो नेक्स्ट हमारा रिप्रोडक्शन फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, मानव में जनन काल की अवधि. तो adolescents become capable of reproduction when their test and ovaries begin to produce gametes. The capacity of maturation and production of gametes lasts for a much longer time in males than females. तो जब किशोरों के विषण तथा अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं तो वो रिप्रोडक्शन के योग होने लग जाते हैं. तो युग्मक में परिपक्वता मैच्योरिटी आने लगती है और उनकी जो उत्पादन की क्षमता है पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है. In females, the reproductive phase of life begins at puberty 10 to 12 years age, generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years. The ova become to mature with the onset puberty. One ovum mature and is released by the ovaries once about 28 to 30 days. During this period, the wall of the uterus become thick so as to receive the egg
in case it is fertilized and begin to develop. The result in pregnancy, if fertilization does not occur, the released egg and the thickened lining of the uterus along with its blood vessels are shed off. This causes bleeding in women, which is called menstruation. Menstruation occurred once in about 28 to 30 days. The first menstrual flow begins at puberty is termed menarche. At 45 to 50 years, the menstrual cycle is stopped. Stoppage of menstruation is termed menopause. Initially, menstrual cycle may be irregular. It takes some time to become regular. तो menstruation, ठीक है. तो इससे पहले हम देखते हैं स्त्रियों में जो हमारा जन्नावस्था होती है, ठीक है, ये प्रारंभ की 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाता है, ठीक, जो किशोरावस्था का प्रारंभ होता है. और सामान्यतः ये कब तक चलता है? 45 से 50 तक का. तो जब किशोरावस्था होती है तो उनके अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं. अंडाशय में एक अंडाणु परिपक्व होने में, मैच्योर होने में कितना टाइम लगता है? 28 से 30 दिन. तो इस अवधि में जो गर्भाशय की दीवार है वो मोटी हो जाती है, जिससे वह अंडाणु का निषेचन या युग्मन करने का ग्रहण कर लेती है, जिसके फलस्वरूप क्या होती है? प्रेगनेंसी होती है, गर्भधारण होता है. यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है, ठीक है, अगर उसका निषेचन नहीं होता है तो वो जो हमारा गर्भाशय का जो मोटा स्तर है वो हमारी ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मेन्स्ट्रुएशन कहते हैं, जो कि हर लेडी में कब से स्टार्ट हो जाता है? एक एज के बाद, एज आप 18 एज किशोरावस्था में स्टार्ट होने लगता है, और जिसका पीरियड 28 to 30 डेज में हर वीक मंथली होता है. और ये कब तक चलता है? 45 से 50 ईयर्स तक का ये मेन्स्ट्रुएशन हर मंथली चलते रहता है. ये मंथली चलता है इसलिए इसे मेन्स्ट्रुअल साइकिल भी कहा जाता है, ठीक है. तो ये किसी में रेगुलर होता है, किसी को हर महीने होते हैं, और किसी को सम टाइम, किसी को बीच बीच में गैप करके भी होता है. तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड. किसी बच्चे का, किसी नवजात शिशु का सेक्स, उसका लिंग कैसे निर्धारित किया जाता है? तो बॉय और गर्ल, ये लड़का है या लड़की है? देखो, इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमिनाइंग द सेक्स ऑफ द बेबी. जो हमारे निषेचित अंडाणु और तथा युग्मज होते हैं, ठीक है, तो जन्म लेने वाले के शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है. जो हमारा एग और जाइगोट होता है ये हमें बताते हैं कि उसका लिंग क्या है. द इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स इन द फर्टिलाइज्ड एग. जो एक हमारा धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, धागे नुमा जो संरचना होती है, ये हमारी क्या कहलाती है? क्रोमोसोम्स कहलाती है. जो कि हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था क्रोमोसोम्स के बारे में, कि ये कहाँ होती है? न्यूक्लियस के एवरी सेल में ये पाई जाती है. जो हमारी सेल होता है, सेल के अंदर, कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर ये हमें क्रोमोसोम्स पाया जाता है. ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. हर ह्यूमन बींग के पास कितने पेयर होते हैं क्रोमोसोम के? 23 पेयर्स. 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम्स. 23 में से जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जिन्हें हम लिंग सूत्र कहते हैं. और इसे हम क्या कहते हैं? एक्स और वाई. अ फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम्स. जो फीमेल होती है उसके पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, वाइल अ मेल हैज़ 1 एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स. और जबकि जो मेल होता है उसके पास एक एक्स होता है और एक वाई होता है, जबकि फीमेल्स के पास दोनों एक्स के होते हैं. द गाइमेट्स, जो हमारे जाइमेट्स हैं, एग एंड स्पर्म, हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम. जो एग और स्पर्म है ये सिर्फ एक ही सेट होता है, ठीक है. जो हम क्रोमोसोम है इनको हम गुणसूत्र कहते हैं हिंदी में. द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज एक्स क्रोमोसोम, बट स्पर्म आर 2 kinds, one kind of X chromosomes and other kind of Y. When a sperm containing X chromosome fertilized, the egg zygote would have 2 chromosomes and developed into a female.
जब एक्स गुणसूत्र वाला जो शुक्राणु होता है अंडाणु को निषेचित करता है, ठीक है, जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु हमारे अंडाणु को निषेचित करता है तो दोनों के गुणसूत्र एक्स एक्स हो गए, तो इनटू अ फीमेल चाइल्ड, तो तब हमारे क्या होता है, एक फीमेल चाइल्ड होती है, मादा बच्चा होता है। देखो एक्स मेल फीमेल, जब हमारा एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु जो मेल का स्पर्म है, एक्स गुणसूत्र वाला, ये फीमेल के पास तो दोनों एक्स है, तो एक्स हमारे एक्स के साथ आया तो दोनों एक्स एक्स गुणसूत्र हो गए, क्रोमोसोम्स दोनों एक्स एक्स है। जब दोनों एक्स एक्स होंगे तो ये क्या डिनोट करेगा, फीमेल, तो ये क्या दिखाएगा कि बच्चे का जो लिंग है वो क्या है, फीमेल है। और जब हमारा स्पर्म वाई का होगा, ठीक है, जब हमारा स्पर्म वाई का होगा, फीमेल का तो दो ही है, एक्स और एक्स, पर जब मेल का हमारा वाई स्पर्म होगा और फीमेल का एक्स होगा तो ये क्या हो जाता है, वाई एक्स। तो वाई एक्स हमारा क्या डिनोट करता है, वाई एक्स हमारा मेल डिनोट करता है, हमारा कोई नर बच्चा होगा, ठीक है, मेल मतलब नर, फीमेल मतलब मादा। तो इस तरह जो फीमेल और मेल है, जो फीमेल चाइल्ड और मेल चाइल्ड है, ये किसके स्पर्म्स पे डिपेंड करते हैं, ये हमारे मेल के स्पर्म पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि फीमेल के तो दोनों क्या होते हैं, क्रोमोसोम एक्स एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम से दिखाया गया है आपको यहाँ पे किस तरह, देखो एक्स एक्स स्पर्म वाई एक्स, तो आपको यहाँ पे पूरा अच्छे से यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होती है, अडर्नल ग्लैंड, पैनक्रियाज और पोजीशन ऑफ द ओवरी इन द फीमेल, टेस्टिस, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें डायग्राम के थ्रू दिखाई दी है। तो नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग। तो कीट और मेढक के जीवन चक्र में हार्मोन अपना क्या योगदान देते हैं। You have already learnt about the life history of silk moth and the frog. The caterpillar has to pass through various stages to become an adult moth. तो हम इनकी हिस्ट्री, जैसे सिल्क वॉर्म है हमारा, मेढक है और कैटरपिलर है, इन सब के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये किस तरह कितनी स्टेज पार करके अडल्ट किस तरह बनते हैं। जैसे हमने मेढक के उसमें आपने देखा होगा टैडपोल, मेढक अंडे देता है, फिर अंडे से उस छोटे से प्यूपा करके फिर टैडपोल करके इस तरह निकलते हैं, ठीक है। सिमिलरली द टैडपोल पास, हमने चैप्टर 9 में इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह सिल्क वॉर्म और टैडपोल हमारा हो रहा है चेंज। तो दिस चेंज फ्रॉम लार्वा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेढक में लार्वा से अडल्ट बनता है हम उसे क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। इससे पहले वाले चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो आप देख सकते हो इट इज़ फ्रॉग के अंदर एक हमें ये ग्लैंड के बारे में एक हार्मोन के बारे में बता रहा है जो क्या है, थायरॉक्सिन। और कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है ये, थायराइड से। थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। जो थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन है वो किस पे निर्भर करता है, पानी में नमक की मात्रा पे। If the water in which the tadpoles are growing does not contain sufficient iodine, the tadpole cannot become adults. जिस पानी में मेढक अपने बच्चे को जन्म दे रहे हैं, अगर उस पानी में नमक की मात्रा नहीं कम है, जितनी मात्रा होनी चाहिए उतनी मात्रा नहीं है, तो जो टैडपोल है वो अडल्ट नहीं बन पाएगा। जो मेढक का बच्चा है वो अपनी अडल्ट अवस्था में नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, किशोर की पोषण आवश्यकताएं, ठीक है। तो इसमें हम हैं हमारा, या फिर आप कहो कि जननात्मक स्वास्थ्य, द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल हेल्थ। टू कीप द बॉडी हेल्थी, एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट। द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन, अंडरटेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज। तो किसी भी हमारे व्यक्ति की मानसिक जो स्थिति है, मेंटल और फिजिकल शारीरिक और मेंटल मानसिक, ये दोनों
मानसिक और शारीरिक किसी भी व्यक्ति की, किसी भी ह्यूमंस की जो कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक, उसे अपना बैलेंस डाइट प्रॉपर रूप से लेना चाहिए, अपनी साफ सफाई अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से भी उस पर फ़र्क पड़ता है। तो अब है कि हमारा किशोर अवस्था में किस टाइप का भोजन लेना चाहिए। तो किशोर अवस्था में हमें एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए। हम बैलेंस डाइट के बारे में इससे पहली वाली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आपका बैलेंस डाइट के अंदर किस तरह न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन, ये सब चीज़ें आती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूट्रिशन आइटम्स ऑफ फूड, ग्रेन्स, फ्रूट्स, एग, मिल्क, वेजिटेबल, मीट। तो ये सब चीज़ें हमारी न्यूट्रिएंट्स के अंदर है, एक बैलेंस डाइट के अंदर है। ना आपको ओवर बैलेंस्ड करना है, ना आपको कम खाना है, आपको एक लिमिट का खाना है। पर्सनल हाइजीन, तो पर्सनल हाइजीन तो सभी को आजकल के टाइम पे सभी बच्चों को पता रहता है। पर्सनल हाइजीन के अंदर क्या आता है, आप सबकी अपनी साफ़ सफाई, डेली आपको अपने दांत साफ़ करने चाहिए, हाथ पाँव सारी, मतलब अपनी बॉडी को, आप अपनी बॉडी की जितनी सफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आती हैं, पर्सनल हाइजीन के अंदर। आप जितने आप अंदर से फिट रहोगे, फिजिकली फिट, मेंटली फिट, उतने ही आपका शरीर, बॉडी फिट रहता है। तो इसके लिए हमें फिजिकल एक्सरसाइज भी करना चाहिए। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा से नो टू ड्रग्स। तो इसमें इसका कहने का मतलब है कि नशीली दवाओं का निषेध करें। तो आजकल के टाइम पे सभी ड्रग्स से वाकिफ़ होंगे। ड्रग्स होता क्या, एक नशीला पदार्थ होता है जो इंसान को नशे का आदी बना देता है। तो एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड माइंड विच इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। जो किशोर अवस्था होती है, ठीक है, व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय होता है। ठीक, जो ये किशोर अवस्था होती है, ये किसी भी इंसान की बॉडी का मतलब एक वृद्धि का पार्ट होता है। अगर इस टाइम पे अगर कोई गंदी आदतों की उसमें पड़ गया तो उससे आगे के इन फ्यूचर अपने लिए, उसके लिए मतलब बहुत खतरा हो सकता है। अगर अपनी एडोलेसेंस या टीनेजर एज में किसी ने ड्रग्स लेना, हानिकारक दवाइयाँ या ये हानिकारक नशीली दवाओं का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो आगे को उसकी हेल्थ भी ख़राब होगी और वो इन सब की उसे लत लग जाती है। तो इस चैप्टर के हमारे कीवर्ड्स हैं एडम्स एप्पल। और एडम्स एप्पल का मतलब होता है, हमने आप जिस तरह आपके यहाँ पे गर्दन के थोड़ा सा ठुड्डी के नीचे पे, हमें इससे पहले हमने डायग्राम में देखा था। और एडोलेसेंस किशोर अवस्था, एड्रीनेलिन, नेक्स्ट बैलेंस डाइट संतुलित आहार, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, इंसुलिन, लारियन एक्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, पुबर्टी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेक्स क्रोमोसोम, टारगेट साइट, टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन और वॉइस बॉक्स। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं व्हाट यू हैव लर्नड, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, सब पॉइंट वाइज यहाँ पे दिए हैं आपको 3-4 लाइन्स में। तो नेक्स्ट आते हैं हम अब इसकी एक्सरसाइज पे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द टर्म which is the term used for the secretion of endocrine glands responsible for change taking place in the body. तो hormones are a chemical substance which are secreted by endocrine gland. तो endocrine gland से कौन से पदार्थ का स्त्रावण होता है, हार्मोन्स का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एडोलेसेंस, किशोर अवस्था को बताइए। तो आप ये आराम से इजी बता सकते हैं, इज अ टाइम पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड चाइल्डहुड। कब से होती है, या आप कह सकते हैं 11 to 19 या फिर 13 to 19। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन इज द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ द यूट्रिन लाइनिंग और अ रेगुलर मंथली बेसिस। ये मंथली बेसिस है जो कि गर्ल्स में होता है, ठीक है। इसकी टाइम पीरियड होता है 28 to 30 डेज। तो इस तरह आप इसे यहाँ पर से बता सकते हैं। लिस्ट चेंजेस इन द बॉडी दैट टेक प्लेस एट पुबर्टी। तो आपको बॉडी में होने वाले चेंजेस जो हमने बताया था, हाइट में, वेट में, और लड़कों की जो छाती का चौड़ा होना, और गर्ल्स में वेस्ट बिकम्स वाइडर, और इसी तरह बॉयज़ में बॉयज़ की आवाज़ चेंज होना,
तो इस तरह आपको यहाँ पे डिफरेंस दिए, आपको यही बताने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स के बीच आपको 2 कॉलम करके इनसे होने वाले जो हमारे एंडोक्राइन के अंदर हमारे क्या क्या से और हार्मोन्स के अंदर क्या क्या हैं जिनके हमारे सिक्रेशन हो रहे, तो इस तरह यहाँ पे आप बता सकते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर टेस्टिस, ओवरी, थायराइड, और हार्मोन्स के अंदर हमारे कौन कौन से हार्मोन हैं। तो देखो, जो हमारा टेस्टिस है, इन टेस्टिक एक ग्रंथि है और इससे कौन सा हार्मोन फ्लो हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन। तो इसी तरह ओवरी से ऑस्ट्रोजन, थायराइड से थायरोक्सिन, एड्रिनल से एड्रिनिलिन, पैनक्रियास से इंसुलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि कौन सी ग्रंथि से हमारा इंसुलिन हार्मोन्स स्त्रावित होता है, तो कौन सी ग्रंथि, पैनक्रियास। इस साइड आपकी ग्रंथियां हैं और इस साइड इनसे जो हार्मोन्स फ्लो हो रहा है, जो हार्मोन्स का स्त्रावन हो रहा है वो है, जैसे पिट्यूटरी क्या है, ग्रोथ हार्मोन। तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट आर सेक्स हार्मोन्स, व्हाई आर दे नेम सो, स्टेट देयर फंक्शन। तो ये हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाले चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं। तो हमारे ये कह रहे हैं सेक्स हार्मोन्स, तो क्या है, सेक्स हार्मोन्स आर केमिकली सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सेक्स ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल, टेस्टोस्टेरोन इज द मेल सेक्स हार्मोन और ऑस्ट्रोजन इज द फीमेल सेक्स हार्मोन। तो यहाँ पे 2 हार्मोन्स के यहाँ पे नाम दिए हैं। तो फंक्शन ऑफ हार्मोन्स भी यहाँ पे दिया है, आपको देख सकते हैं आप, टेस्टोस्टेरोन और ऑस्ट्रोजन का। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका ए है, ए के हमें 1 2 3 4 में से क्या क्या ऑप्शन सही है हमें बताना है। इसी तरह यहाँ बी है, ये क्वेश्चन है, इसके हमें बताना है कि 1 2 3 4 इनमें से क्या सही है। इसी तरह ये सी है, सी का हमें बताना है 1 2 3 4 में से क्या ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट है, राइट शॉर्ट नोट ऑन है एडम्स एप्पल। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ये भी आप इजीली बता सकते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और सेक्स डिटर्मिनेशन इन अनबॉर्न बेबी। तो ये हम इस चैप्टर में इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। आप चैप्टर से ढूंढिए, अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप यहाँ पर से अपने आंसर मैच कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप लास्ट में डायग्राम देख सकते हैं किस तरह एक्स वाई, देखो फादर एक्स वाई, मदर एक्स एक्स, फिर इस तरह इनका फादर मदर, डॉटर एक्स एक्स, सन एक्स वाई, डॉटर एक्स एक्स, सन एक्स वाई। तो लास्ट हमारा पजल है, पर यहाँ तक के क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये डायग्राम भी आपको याद होना चाहिए कि किस तरह आप सेक्स डिटर्मिनेशन, ये डायग्राम हमारा है सेक्स डिटर्मिनेशन इन अनबॉर्न बेबी का।